Let's start with the ninth part of the series of banking awareness. The topic is Negotiable Instrument Act 1881. So it is related to the credit. Negotiable instrument मतलब होता है कि एक ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्सन देता है दूसरे को, that is given by one to another. It is a sort of unconditional order. It carries an unconditional order to pay something and a fixed maturity date. Might be a fixed amount or something. So जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1881 में हुई थी, बट कमेंस जो हुआ था इसका ऑपरेशन वो 1 मार्च 1882 में हुआ था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं, प्रोमिशरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। प्रोमिशरी नोट्स जो है सेक्शन 4 के अंडर आते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट 1881 के अंडर। सो इसमें इन राइटिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर, जिसको बायर भी बोलते हैं। इसमें जो मेकर होता है वो बायर होता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट एन आइडिया, लाइक एक बायर है एक सेलर है। जो मेकर होगा वो इसमें बायर ही होता है, उसको प्रोमिसर भी बोलते हैं, और जो सेलर होता है उसको प्रोमिसी या ड्रॉई बोलते हैं। तो ये सेलर के थ्रू दिया जाएगा, जो इसमें साइन होंगे वो बायर के होंगे, और ये लिया जाता है सेलर से, लाइक ₹10,000 का गुड्स ले लिया क्रेडिट सेल पे, तो ये इसके अंडर आएगा एज अ प्रोमिशरी नोट। इसके बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज सिमिलर है, बट इसमें जो साइन होते हैं वो बायर के होते हैं, बट जो मेकर है वो आपका सेलर है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड राइटिंग में जो होता है अनकंडीशनल ऑर्डर, ये साइन बाय मेकर होता है। मेकर इसमें जो आपका सेलर है, सॉरी साइन बाय मेकर होता है, बट जो इसमें मेकर है वो सेलर है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। नाउ वी कैन सी जो बायर है उसको ड्रॉय भी बोलते हैं, सेलर हो गया वो ड्रॉयर हो गया। 10,000 का गुड क्रेडिट बेसिस पे इधर दिया जा रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। ये सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आता है। इसमें जो क्या होता है, पेमेंट जो होगी, जो पेई है वो थर्ड पार्टी के थ्रू भी पेमेंट करता है, कर सकता है, कैन एंड्रोस एन नंबर ऑफ टाइम टिल द एक्सपायरी ऑफ द बिल। इसके बाद आता है चेक, जो कि सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आएगा। तो इट इज़ ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज, बट इसमें क्या होता है, जो ड्रॉअर है वो ड्रॉअर बोलते हैं जो चेक को ड्रॉ करेगा। ड्रॉई होगा जो ऑलवेज बैंक ही होता है, पे ही होता है बेनिफिशियरी जिसके नाम पे वो कट रहा है, जिसको अमाउंट पे किया जाएगा। सो हम देख सकते हैं इधर एक रो डायग्राम बनाया गया है चेक का। पे के उसमें जो एसबीआई है जैसे वो एक ड्रॉई है, ठीक है। पे ही होता है जिसके नाम पे कटेगा अमाउंट, जो वर्ड्स में इधर अमाउंट फिगर्स में इधर आईएफएससी कोड डेट आती है, अकाउंट नंबर होगा, जो साइन करेगा वो ड्रॉअर होगा। और चेक के ये डिजिट्स होती हैं, चेक नंबर स्टार्टिंग में आता है 6 डिजिट्स का, उसके बाद एमआईसीआर कोड होता है 9 डिजिट्स का। ये आपका मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम में जब आप करते हो तो वहाँ पे इस चीज़ का पूरा पता लगता है कि जो फर्स्ट 3 डिजिट्स है वो सिटी कोड है एमआईसीआर का, सेकंड 3 डिजिट्स हैं वो बैंक कोड आता है, और जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो ब्रांच कोड आता है। वैसे ही यहाँ पे अकाउंट आईडी है आरबीआई के अंदर जो है, और ट्रांजेक्शन कोड जो है वो लास्ट में आता है। टाइप्स ऑफ चेक्स भी देख लेते हैं, बियरर चेक, ऑर्डर चेक, यहाँ पे लिखा होता है बियरर और ऑर्डर चेक, उस पे टिक होता है उस हिसाब से कि कौन किस टाइप का चेक है। क्रॉस एंड अकाउंट पे, क्रॉस में इधर भी डबल क्रॉस हो सकता है या यहाँ पे यहाँ पे। जनरल क्रॉसिंग में जनरल सिंपल क्रॉसिंग होती है, अकाउंट पे क्रॉसिंग में ऐसे क्रॉस करके बीच में अकाउंट पे लिख देते हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट पे के अकाउंट में जाता है। ये है ही क्रॉस्ड एंड अकाउंट पे चेक्स, वही होते हैं जिसमें अकाउंट में जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग में जैसे बैंक का नाम लिख देते हैं क्रॉसिंग के बीच में, उसमें फिर पर्टिकुलर जिस बैंक का नाम होता है उसी में ही ड्रॉ कर सकते हैं उस चेक को। फिर एंटी डेटेड चेक होता है, जो पुरानी डेट का काट कर लिया होता है। सपोज आज एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, जैसे आज 15 जून है और हमने 10 जून का चेक काट दिया। पास डेटेड चेक में, पोस्ट डेटेड, सॉरी नॉट पास, पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है, फ्यूचर डेट डल जाती है, तो ये अप टू 3 मंथ्स के लिए जैसे वैलिड होता है उस हिसाब से चलता है। स्टील चेक होता है, स्टील से पता लग रहा है बासी, तो ये एक्सपायरी आउटडेटेड चेक होता है। वैसे ही मिडिलेटेड चेक होता है जो कि ब्रोकन होते हैं या फिर जो साफ नहीं है, मिस प्रिंटेड है, डिस्ट्रॉयड चेक जिसको बोलते हैं, वो सारे। अभी कर लेते हैं 10th जो टॉपिक है वो भी कर लेते हैं इसी में, एंड देन फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, सो इसे भी इसमें कवर अप कर लेते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था एक्ट, इसका जो आरबीआई एक्ट है वो 1934 का है, और जो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में हुआ था। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, अभी मुंबई में। तो ये क्या करता है, रेगुलेटर करता है बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, मनी मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केटिंग सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को। रेडाई की बात कर लेते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये, जिसका हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में, और फॉर्म अंडर सेक्शन 4 ऑफ एडा एक्ट 1999। चेयरमैन इसकी सुभाष चंद्र जी थे, जो पहले, अभी ये लेटेस्ट नहीं है। रेगुलेटर है ये इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का। अभी इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, तो 2 तरह की इंश्योरेंस है, जीआईसी और एलआईसी। जीआईसी स्टैंड्स फॉर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 22 नवंबर 1972 में, 22 नवंबर 1972 में। हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन दिवेश श्रीवास्तव जी थे उस टाइम पे। ये जैसे कि फूड, मोटर और अदर जो टाइप की इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की इंश्योरेंस के लिए थी। एलआईसी जो थी है वो टोटली रिलेटेड टू लाइफ। सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की फुल फॉर्म है, फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956, और मुंबई में दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। इडाई का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में, बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके मुंबई में। चेयरमैन एमआर कुमार जी थे। पीएफआरडीए की बात कर लेते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 23 अगस्त 2003 को। जो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी थे उस टाइम पे जब ये नोट्स मैंने लिखे हैं। रेगुलेटर की बात की जाए इसकी, तो एनपीएस का और एपीएस के जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर, इनके रेगुलेटर हैं ये, मतलब कि एनपीएस और एपीवाई,
अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम। अभी बात कर लेते हैं सेबी की। सेबी का सबको पता है, जहाँ पे आरबीआई जो है आपका मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, वहीं पे ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है आपकी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया को रेगुलेट करती है ये। अभी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर ली जाए, अभी हमने पढ़ा जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट होती है। अब मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर के लिए जो इसमें है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। जो कैपिटल मार्केट है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ग्रेटर देन 1 ईयर, सेबी इसको रेगुलेट करता है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इनको इशू करता है कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, तो इसके बेसिस पे कोई लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में। मिनिमम अमाउंट जो है 1 लाख है और इसके मल्टीपल्स हैं आगे। फिर मैच्योरिटी 7 दिन से लेके 1 साल तक है इसका। और ये वो तरीके हैं, जैसे बैंक्स को मनी चाहिए होता है तो कभी आरबीआई से, गवर्नमेंट से ले सकता है, वैसे पब्लिक या अदर कंपनी से जब उठाता है मनी, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसकी हेल्प करता है। कमर्शियल पेपर्स की फॉर्म में भी देखिए, इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज, तो ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या शेयर होल्डर्स, सॉरी स्टैंड लोन डीलर्स। सो इसको 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वो 89 में आए थे, ये 90 में है। इसमें मेच्योरिटी सेम है, 7 डेज से 1 ईयर के बीच में। जो अमाउंट है मिनिमम वो 5 लाख और उसके मल्टीपल्स हैं। वो 1 लाख था, अब इसमें 5 लाख आ गया कमर्शियल पेपर्स में। टी बिल, जिसको ट्रेजरी बिल्स के नाम से जाना जाता है, ये इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कुछ सिक्योरिटीज़ सॉरी इंट्रोड्यूस किए गए थे 1917 में। मिनिमम अमाउंट 25,000 रुपये और उसके मल्टीपल्स लाइक 50, 75 इस तरीके से चलता है ये। मैच्योरिटी की बात की जाए तो 3 तरह की इसकी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैच्योरिटी वो डिवाइड किए गए। जैसे जो वेरी फर्स्ट 31 जिसको बोलते हैं वो 91 डेज़ का है टेन्योर जो इसका। सेकंड वन का जो है 182 डेज़ का टेन्योर है। थर्ड वन वाज 364 डेज़। वैसे ही जैसे हमने अभी मनी मार्केट को डिफाइन किया, कैपिटल मार्केट को भी देख लेते हैं। ये वर्चुअल प्लेस है जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो की जाती है सेल्स और परचेज को लेके ऑफ वेरियस शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज दैट आर कैरिड आउट। अब ये लॉन्ग टर्म मार्केट है, हमें पता है सेबी रेगुलेट करता है 1992 एक्ट, 1991 जो एक्ट है सेबी का, उसके अंडर ही रेगुलेट करता है। हेडक्वार्टर जो सेबी का वो मुंबई में है, चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं। और हमें पता है कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर के लिए जो होता है इसमें ट्रांजेक्शन, और इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज इशू और सोल्ड की जाती है, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड या इशूड सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, री इशू किया जाता है बिटवीन इन्वेस्टर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डीमैट अकाउंट, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है, इस पर फिर से कर लेते हैं। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पे लिखा है डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट टू होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इक्विटी और डेब्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है। इन इंडिया डीमैट अकाउंट्स आर मेंटेन बाय 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशंस, 2 हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जहाँ पे सीडीएसएल है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये 2 तरह की जो है डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं। कंपनीज जो फंड रेज करती है थ्रू इक्विटी और डेब्ट के थ्रू करती है कैपिटल। तो अब इक्विटी और डेब्ट में कैसे होता है, इक्विटी में वो आता है जो शेयर्स इशू करती है, लाइक 100% की कैपिटल है तो उसमें से 20% उन्होंने इक्विटी शेयर्स कर लिए इशू। और डेब्ट में क्या होता है, वो लोन सकती है। तो 2 तरीके से ये फंड्स को रेज करते हैं। अभी इसमें कुछ टर्म्स आती हैं इक्विटी में, जैसे कि आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, व्हेन कंपनी इशू शेयर्स फॉर फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, और इसमें अनलिस्टेड कंपनीज होती है। अभी मैं इस चीज़ को और अच्छे से समझाता हूँ। लाइक पहले एफपीओ भी डिस्कस कर लेते हैं। एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, where an already listed company makes a fresh issue of shares for the public। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी, जैसे कोई नया स्टार्ट कर रही है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो अगर कोई अपना जो है शेयर्स को फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू कर रही है, तो वो आईपीओ के अंडर आएगी। वो अभी अनलिस्टेड कंपनी है, और उसके जब लोग उसको सब्सक्राइब करने लग जाएंगे, तब उसका आगे फर्दर वो लिस्टेड कंपनीज में एनरोल होगी। अभी एफपीओ की बात कर ले तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सपोज कोई पहले से एग्जिस्टेड लिस्टेड कंपनी है, पहले से ही कोई कंपनी है जिसकी शेयर्स है मार्केट में, बट वो एक नया प्रोडक्ट फ्रेश शेयर इशू कर रही है फॉर द पब्लिक, तो वो आएगा एफपीओ के अंडर। अभी राइट इशू क्या होता है, व्हेन अ लिस्टेड कंपनी इशू शेयर्स फॉर एग्जिस्टिंग, ये नॉर्मली है कि कोई एक्जिस्टिंग कंपनी है और वो अपने जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसकी शेयर्स वो करिए अपने फॉर देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो वो ये कुछ इस तरीके से कि लिस्टेड कंपनी है, वो इशू कर रही है शेयर्स फॉर इट्स, आई मीन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी शेयर होल्डर्स की है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। अभी डेब्ट की बात कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि एडवेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। तो बॉन्ड्स भी 3 तरह के हैं, जंक बॉन्ड, गिल्ट और बियरर। जंक बॉन्ड में क्या होता है, ये लो रेटेड कंपनीज के लिए है, जो वो लेती हैं लोन्स, और इसमें हाई रिस्क होता है। गिल्ट की बात कर ले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की है, ये लो रिस्क है इसमें इन्वेस्टमेंट का। और बियरर में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन दोनों का मिला के है, ये भी एक तरह से हाई रिस्क ही है। इसमें टाइप ऑफ कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 तरह की है हमारे पास, वेंचर कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। अभी वेंचर कैपिटल क्या होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इन विच देयर इज सब्सटेंशियल एलिमेंट ऑफ रिस्क, टिपिकली अ न्यू और एक्सपेंडिंग बिजनेस। तो वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि सपोज हमें किसी एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कुछ अमाउंट अलग अलग जगहों से उठा लेंगे और वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो वो मिला के जो इन्वेस्टमेंट हो रही है बाहर से उठा के, वो वेंचर कैपिटल है। एंजल फंड कैपिटल, एंजल एक गॉड फादर जैसा है, जैसे ये सेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जैसे मैंने टीचर से सुना था, लाइक हु इन्वेस्ट देयर ओन कैपिटल इनटू अदर कंपनीज। तो वो अपनी कैपिटल लगाते हैं अलग कंपनीज में, और तब तक जब तक मतलब प्रॉपर उनका काम पूरा नहीं हो जाता है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी ये 3 तरह की होती है, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट सेम होती है, जैसे हमने डिपॉजिट किया उसके रिसिप्ट मिलना, वो वैसे ही। जैसे एक अमेरिकन ने जो है सिटी बैंक के थ्रू जो पैसे भेजे एसबीआई में अंबानी के लिए, अंबानी ने वापस उसको एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट दी, वो उसकी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। विल मीट ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। बाय बाय।